नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के कायदे में 2 बसों की टक्कर, 9 यात्री घायल। कक्षा 12वीं का बदला टाइम टेबल, गणित के पेपर की बदली तारीख। आईएफएस अधिकारियों के हुए तबादले, जिले के 3 वन मंडल के बदले अधिकारी। 4 फरवरी को बदला मौसम, बेमौसम बारिश से भीगी हजारों क्विंटल धान। इतवारी बाजार मंडी निर्माण के दौरान पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। लोकसभा विधानसभा से अधिक होगी पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या। और सड़क दुर्घटना में घायल आरक्षक की इलाज के दौरान हुई मौत, मकर संक्रांति के दिन हुआ था हादसा। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की सुबह 10 बजे वारासिवनी रोड पर स्थित कायदी वैष्णो देवी मंदिर के पास 2 बस की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में दर्जन भर यात्री घायल हो गए। इस घटनाक्रम में रेलवे को बहुत अधिक नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार इंदौर से वारासिवनी के रास्ते बालाघाट आ रही नंदन ट्रेवल्स की बस की बालाघाट से तिरोड़ी जा रही पवन ट्रेवल्स की बस से आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में घायल पवन ट्रेवल्स में बैठे 9 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए वारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 9 बजे इंदौर से बालाघाट की तरफ आने वाली नंदन ट्रेवल्स की गाड़ी बालाघाट से वारासिवनी की तरफ जाने वाली पवन के साथ भिड़ंत हो गया, जिसमें लगभग 10 से 15 लोग घायल हैं। इस मामले में हमारे साथ जुड़े हैं पवन नंदन ट्रेवल्स के कंडक्टर जयदीप भाई। जयदीप जी से हम जानना चाहेंगे किस तरीके का यह हादसा हुआ है और इनकी पोजीशन क्या है। तो नमस्कार, मैं नंदन ट्रेवल्स का परिचालक हूँ, कंडक्टर। ये हमारी गाड़ी वारासिवनी से निकली, बालाघाट की ओर जा रही थी। सामने से पवन वाले के सामने एक बाइक वाला चल रहा था, उसकी भिड़ंत में और उनने हमारे साइड में दबाया, तो हमारी गाड़ी को ड्राइवर ने बचाने के चक्कर में दोनों की आपसी में भिड़ंत हुई। इसके बाद वो रेलवे का ब्रिज टपरा जो बोलते हैं उसमें जाके पवन टकराए। इसके बाद आगे चला। जी, आपकी गाड़ी में किसी को इंजरी नहीं? हमको किसी का नहीं है। मेरे को ड्राइवर की क्या पोजीशन है? ठीक है, ड्राइवर हमारा थाने में, कुछ नहीं हुआ। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रेलवे के कर्मचारी रंजीत कटरे ने बताया कि दोनों बसों की टक्कर की वजह से रेलवे को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। 11,000 केवी का पोल क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भयावह स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है दोनों बसों की टक्कर के बीच में। इस वक्त हमारे साथ रेलवे के कर्मचारी जो हैं, कटरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से गुमटी को जो है नुकसान हुआ है और वो किस जगह पर है। ये मतलब 1056 के 3-4 में रेलवे के किलोमीटर में आता है। यहाँ पर पवन बस और नंदन बस का दोनों का एक्सीडेंट हुआ, जिससे पवन बस रेलवे गुमटी में आकर मतलब टकरा गई, जिससे रेलवे को क्षति हुई। लगभग कितनी क्षति हुई है, क्या चीजें डैमेज हुई है इसमें रेलवे की फेंसिंग है और ये गुमटी ही कहेंगे इसको, तो ये दीवार टूट गई है और 11 केवी का तार उस पर आकर गिर गया। किसी तरीके की कोई इंजरी वगैरह नहीं, किसी को कोई नहीं। बालाघाट से वारासिवनी की ओर आ रही पवन बस के यात्रियों से जब पद्मेश न्यूज की टीम ने चर्चा की तो सभी ने एक स्वर में कहा कि नंदन बस काफी तेज गति से विपरीत दिशा से पवन बस की ओर आई, इस कारण यह घटना घटित हुई। हम लोग पवन बस से जा रहे थे, नंदन बस वाला आ रहा था तो वो हमारे साइड में आ गया। उसको राइट से जाना था तो लेफ्ट साइड में आ गया, तो पवन बस वाले ने तो इधर कर दिया। उसको साइड काटने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो इसमें लापरवाही किसकी मानते हैं? नंदन बस वाले। नंदन बस वाला रफ्तार में था क्या? हाँ, बहुत तेजी से आ रहा था। बालाघाट से वारासिवनी ड्यूटी आ रहा था पवन बस में। इस बीच कायदी और वारासिवनी के बीच माँ वैष्णो देवी या कोई मंदिर है, वहाँ पर नंदन बस के द्वारा ज़बरदस्त टक्कर हो चुकी। नंदन बस बहुत स्पीड में थी और पवन बस अपने साइड से आ रहा था। नंदन वाले ने ही उसे ज़बरदस्त टक्कर मारकर घायल कर दिया और यात्री जितने भी बैठे थे सभी लोग घायल हो गए। ड्राइवर भी जख्मी हो गया और मुझे भी
दोनों घुटने पे और पीठ पर लगा है। घायल यात्रियों की तरह पवन बस के ड्राइवर फिरोज खान भी यही बताते हैं कि नंदन बस के ड्राइवर काफी तेज गति से बस चला रहे थे। इस दौरान रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए बस को टक्कर मार दी। मैं तो अपने साइड से आ रहा था, वो पवन बस वाला एकदम रॉन्ग साइड में आके मारा, मैं गाड़ी नीचे उतार लिया, उसके बाद ही मार। वारासिवनी पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम में दोनों ही बस के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रातः 10 बजे सूचना मिली थी कि पवन ट्रैवल और नंदन ट्रैवल की बस जो है उनकी आपस में भिड़ंत हुई है, और जिस पर जो है तत्काल पुलिस बल पहुंचा, वहां पे 100 डायल पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से 11 लोगों को वारासिवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों को बालाघाट रेफर किया गया था, 3 लोग बालाघाट में एडमिट कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मुख्य वजह खराब मौसम और कोहरे को भी माना जा रहा है। जिस तरह की हालात यहाँ पर निर्मित हुए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि आज जो मौसम का जो मिजाज रहा है उसकी वजह से पूरी धुंध यहाँ पर है, विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रही है, और यही वजह है कि दोनों बसों में जो भिड़ंत हुई है बहुत भयावह भिड़ंत हुई है। आप देखेंगे कि इस स्पॉट के ऊपर जिस तरीके से साइड में साइन बोर्ड लगे हुए हैं उसको वो भी डैमेज हुए हैं, और 11 kV का जो पोल है वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें पवन ट्रेवल्स जो बालाघाट से वारासिवनी की तरफ जा रही थी, काफ़ी सतर्कता के साथ और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ उसने अपने यात्रियों को बचाते हुए लगभग यहाँ से 600 मीटर की दूरी तक यानी वारासिवनी ले जाने की पूरी कोशिश की गई है उसके द्वारा, लेकिन ड्राइवर के साथ एक मजबूरी हुई कि इंजोर्ड हो जाने की वजह से उसे अपने गंतव्य को वहीं पर स्थगित करना पड़ा। और बनिया टोला जो यहाँ पर है, बनिया टोला के पास हम चलेंगे। बनिया टोला के पास गाड़ी को उसने खड़ी किया और वहाँ पर उसकी हिम्मत टूट गई, और जिस तरीके से खून बह रहा था, बताते हैं यहाँ के लोग कि उसके सर से बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा था, तो उसने उतर के हैंडपंप पे अपना सर धोया और वहाँ पर वो हिम्मत हार गया। रबी के सीजन में लगातार बेमौसम बारिश के चलते चना, गेहूं सहित अन्य फसलों पर विपरीत असर पड़ा है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति पहुंची है। नगर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कुम्हारी में किसानों के द्वारा लगाई गई चना, गेहूं सहित अन्य फसल पूरी तरह से बारिश के चलते बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से सर्वे कार्य नहीं कराया गया है, जिससे यहाँ के किसान काफी मायूस हैं। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा काफी अधिक मात्रा में रबी की फसल लगाई गई थी, लेकिन बारिश के चलते फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सर्वे कार्य भी नहीं कराया गया है, इस वजह से उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। सर, चना की फसल तो मतलब 2-3 एकड़ में करीब लगी हुई है। क्या हुआ? वो सब ऐसे ही है सर, सब खराब हो गई। खराब हो गया। कैसे? ये पानी से। कब की पानी से हुआ है? ये अभी का पानी के बीच के पानी से। अच्छा, बीच का पानी। हाँ। अच्छा, सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, इसे सर्वे। तो पटवारी को अवगत नहीं कराए थे क्या अपना? चने का नहीं हुआ है। पटवारी को बताए थे कि नहीं बताए थे कि हमारी फसल खराब हो गई? नहीं बताए थे। फिर भी कितने मतलब और भी किसानों की फसल खराब हुई? हाँ जी, पूरे किसानों की फसल खराब हो गई। कुमारी पंजीम में तो लगभग मान के चलो 1600 एकड़ में चना लगा था, चना, गेहूँ और लखुड़ी। अभी क्या स्थिति है? चना भी गया, लखुड़ी भी गई, गेहूँ भी गया। यानी बरसात होने से, अति बरसात होगी ना तो उससे चना, गेहूँ, लखुड़ी जो है बीज भी होना मुश्किल है। खाने के लिए ठीक है, बीज भी नहीं होता, पूरी फसल ही बर्बाद होगी। अच्छा, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, सर्वे नहीं हुआ है। क्या लगता है क्यों नहीं करे? मैंने पटवारी को अवगत कराया था कि मैंने सर्वे करके दो, तो बोले हमें ऊपर का कोई आदेश नहीं है, जब आदेश आएंगे उस समय सोचेंगे। तहसीलदार साहब को बोला था, तहसीलदार साहब ने भी बोले थे कि ठीक है करवाते हैं मुआवजा, मगर अभी ऊपर का आदेश आ जाए। वहीं इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा यह बात बताई गई है कि अभी जो बारिश हुई है वह फसलों के लिए लाभदायक है, वहीं जहां पर किसानों का नुकसान हुआ है वहां सर्वे कार्य कराया जाएगा। कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय से संबंध में चर्चा की गई थी और उनके द्वारा बताया गया कि ये जो बारिश थी ये फसलों के लिए लाभदायक ही है। बहुत छोटे से क्षेत्र में यदि आप बता रहे हैं तो वाटर का जहाँ पे पानी रुका होगा उन क्षेत्रों में कुछ नुकसान संभव है। यदि ऐसा है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी और सर्वे करवा ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं की परीक्षा की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया है। पहले जारी समय सारणी के अनुसार 23 मार्च को 12वीं के गणित विषय की परीक्षा होनी थी, जिसमें संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा 24 मार्च को होगी। इसी तरह 24 मार्च को पूर्व में आयोजित होने वाली बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा अब 23 मार्च को होगी। आपको बता दें कि मंडल ने प्राचार्यों को अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को समय सारणी में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
समय सारणी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। 4 फरवरी को जिले भर में हुई अचानक बारिश के चलते जिले के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान भीग गई। हालांकि धान केंद्र प्रभारी के द्वारा आनन फानन में धान के बोरे को बाल से ढांकने का काम किया गया था, लेकिन अधिक मात्रा में धान होने के कारण धान को भीगने से नहीं बचा पाए। पूरी 11,000 कुंटल ही भीग गई और क्या ऊपर से पूरी। तो बचाव तो किए होंगे? बचाव ही पन्नी लगाए लेकिन फिर भी भीग गई बाहर से। और परिवहन की क्या व्यवस्था है? परिवहन गोदाम में डल रहा है आज से माल। अच्छा। आपको बता दें कि करीब 10 दिनों से धान खरीदी केंद्रों में धान का परिवहन न होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में धान खरीदी केंद्रों में धान जमा हो गई है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पद्मेश न्यूज टीम के द्वारा जब आसपास के धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया गया तो अधिकांश धान खरीदी केंद्रों के हालात विपरीत नजर आए। धान खरीदी केंद्र कुम्हारी और जरेरा, इसी तरह लालबर्रा, मोहगांव सहित अन्य खरीदी केंद्रों में पॉलिथीन के भरोसे रखी हजारों क्विंटल धान बारिश के चलते भीग गई। सर यहाँ पे 17 से 18,000 कुंटल माल पड़ा हुआ है और बेमौसम बारिश हो गई है जिससे धान भी भीग गया है और उस पर त्रिपाल की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी धान भीग गया है। क्या लगता है उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है इसमें? सर जब से खरीदी बंद हुई है 23 तारीख, जब से उठाव कुछ भी नहीं हुआ है। कितना करोड़ों का धान हो गई है? सर यहाँ पे मेरे ख्याल से 3.5 करोड़ का धान पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे इतना ज़्यादा भारी मात्रा में धान पड़ा हुआ तो कल डिप्टी कलेक्टर साहब लोग भी आए थे, निरीक्षण किया था उन्होंने, तो क्या कहा उन्होंने? सर कल डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे, उन्हें यही बोला गया है कि परिवहन आराम से होगा, आप इसको त्रिपाल से ढक के रखिए। अच्छा, आज किराए से भी आपने तिरपाल? हाँ सर, आज हम लोग ने 30 से 35 पाल किराए से मंगवाए हैं। बालाघाट से सुबह पानी आ रहा था तो ऑटो बना के गए और अपन लोग लेके आए, इसको ढके हैं अपन ने, और कुछ पाल खरीद के भी लाए। कितनी धान भीगी होगी? सर अनुमानित मात्रा मेरे ख्याल से 10,000 बोरी तो भीग चुकी है। सर ये खराब हो रही सर धान, परिवहन नहीं होने की वजह से। और जो रात से मौसम परिवर्तन हुआ तो फिर क्या किया आप लोगों ने? सर हमने तो पाल ढाके सर उसको, यानी त्रिपाल ढाक के धान को बचाया सर, लेकिन फिर भी पूरी नहीं बच पाई। तो अभी कितना धान यहाँ पर डंप पड़ा हुआ है? हमारे पास सर अभी 12,000 कुंटल है सर डंप। मतलब लाखों रुपए का धान अभी भी यहाँ पे डंप है? करोड़ों का है सर। नहीं, ऐसी स्थिति सभी अन्य समितियों में भी बनी हुई है? अन्य समिति में बनी हुई है। तो सुबह जैसे पानी गिरना शुरू हुआ तो आपको कैसे जानकारी लगी, क्या कर रहे थे आप लोग? सर पानी चालू हुआ तो सर हम घर पे थे, फिर आ गए, हम चौकीदार वगैरह थे सर, तुरंत आ गए, 5 बजे रात को तुरंत आ गए। फिर पन्नी वन्नी ढकवाए? हाँ, पन्नी वन्नी ढकवाए सर। पन्नी तो पहले से भी ढकी थी, लेकिन क्या हवा में इधर उधर हो जाती है तो उसको और फिर सुरक्षित किया। और अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति का मतलब सर वही है, अभी तो खराबी हो रही है ना धान यहाँ पर। हाँ, क्या मांग है आप लोगों की? सर हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टिंग हो जाए, माल पूरा उड़ जाए। इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि इस वर्ष काफी अधिक मात्रा में धान खरीदी हुई है। भंडारण की व्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रयास पूरी तरह से किए जा रहे हैं। धान परिवहन के संबंध में यदि आप देखेंगे तो जिले में 4 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। भंडारण व्यवस्थाएं 2 लाख मीट्रिक टन के लगभग हैं। उन सभी भंडारण व्यवस्थाओं का उपयोग कर लिया गया है। अभी तक धान परिवहन यदि आप देखें 3 लाख परिवहन मीट्रिक टन के आसपास का परिवहन कर दिया गया। अब चूँकि सिवनी में ही परिवहन ज़्यादा हुआ है, मंडला में भी परिवहन ज़्यादा हुआ है, जबलपुर में भंडारण में भी उपार्जन ज़्यादा हुआ, तो भंडारण की व्यवस्था का थोड़ा सा अभी समस्या हर जिले में ही है। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि बालाघाट जिले की धान को छिंदवाड़ा भेजा जाए। शासन से इस स्तर पर निर्णय ये होना है कि ये धान छिंदवाड़ा भेजी जाएगी या इस धान को अन्य किसी माध्यम मतलब अन्य कोई जो भी निर्णय शासन का होगा उस निर्णय का पालन किया जाएगा। सर मंडला में भी क्या केव की व्यवस्था अपने धान के लिए नहीं हो पाई? मंडला में भी मतलब हर जगह उपार्जन ज़्यादा हुआ है, जिस कारण से जो व्यवस्थाएं हैं उनमें धान भंडारित नहीं हो पाई। ग्राम विकास और पंचायतों में बेहतर कार्य के लिए सरपंचों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत राज्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए 5 फरवरी तक ऑनलाइन प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये 5 तारीख तक का 5 फरवरी तक इसका डेट है और ग्राम पंचायतें लॉगिन करके इसमें अपने अवार्ड के लिए प्रस्तावित कर सकती हैं। सर ऐसी जानकारी आ रही थी कि पोर्टल में खुल नहीं रहा है या उसके कारण कोई दिक्कतें सामने आई हैं? ये संभावना हो सकती है, लेकिन पहले ग्राम पंचायतें अपना कार्य करेंगी
और यदि पंचायत यदि कोई तकनीकी समस्या है तो उससे अवगत कर हम लोग उसे निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जिले के भीतर पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने के कारण पुरस्कार प्राप्त करने की दौड़ में ग्राम पंचायत लालबर्रा, ग्राम पंचायत तिरोड़ी, ग्राम पंचायत आंवलाझरी सहित आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम में हुए बदलाव का असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। जहां एक ओर सर्द हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट हुई है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल में महज 4 दिनों में करीब 1 सैकड़ा से अधिक वायरल रोग से पीड़ित मरीज भर्ती हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन मरीजों को समुचित उपचार दिया जा रहा है, लेकिन इस मौसम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बच्ची को 1 बजे भर्ती आज अच्छा, क्या परेशानी हो गई है? ये सांस खांसी में परेशानी है, वो सांस लेने में परेशानी है। अच्छा, कितने माह की बच्ची? 6 महीने। सर्दी खांसी से चलती है। इलाज सही हो रहा है यहाँ पे? हाँ, इलाज सही हो रहा है। बालाघाट एवं लालबर्रा के बीच स्थित लवादा के जंगल में अजगर की संख्या बढ़ने से यह वन्य प्राणी मुख्य मार्ग पर आने लगे हैं, जिसके चलते उनके वाहनों की चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में वन्य प्राणी सूचक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि यहां से गुजरने वाले वाहन सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले क्षेत्र में अजगर सड़क पर आ गया था, जिसकी जानकारी जागरूक ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया था। इस संदर्भ में डीएफओ श्री अंसारी ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि लवादा के जंगलों में अजगर की संख्या बढ़ने की जानकारी प्राप्त हुई है और उनकी सुरक्षा के लिहाज से इन क्षेत्रों में साइन बोर्ड लगवाए जाएंगे। मैं उसका स्थिति देख के मैं जरूर लगाऊंगा। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि वहाँ अजगर ज़्यादा मिल जाते हैं, मैं इसकी स्थिति की जानकारी लूंगा और निश्चित रूप से वहाँ मैं साइन बोर्ड लगाऊंगा। और ये मुझे आपको मैं बता दूं 1 हफ्ते के अंदर लगा दूंगा। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेमनगर से मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे एक चोर को नर्मदा नगर में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप बरकड़े उम्र 22 वर्ष निवासी खमरिया थाना लालबर्रा प्रेमनगर निवासी 3 फरवरी की रात्रि को शंकर कावड़े की पल्सर मोटरसाइकिल घर के सामने से चोरी कर फरार हो रहा था, जिसकी सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चोर को नर्मदा नगर चौक पर पकड़ लिया, जिसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। जिले के रामपाली थाना अंतर्गत लालपुर निवासी अनीता पति सुंदरलाल बागड़ी 30 वर्ष की आग से जलने के बाद उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर 2019 को रात्रि में अनीता चूल्हे में खाना बना रही थी। इस दौरान अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह बहुत अधिक मात्रा में जल गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। लगातार जिला अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और 4 फरवरी को अनीता की मौत हो गई। बालाघाट पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक दीपक राजुलकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दीपक राजुलकर की गांगुलपारा में पॉइंट ड्यूटी लगाई गई थी। दीपक अपने एक अन्य आरक्षक साथी के साथ ड्यूटी पूरी कर शाम के समय बालाघाट लाइन लौट रहा था। इस दौरान भरवेली और हीरापुर के बीच बैहर की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हो गई थी। इस घटना में दोनों मोटरसाइकिल चालकों को गंभीर चोट आई थी, जिससे दीपक को प्राथमिक इलाज के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया था। इसके बाद दीपक का इलाज लगातार नागपुर में चल रहा था, जिसके इलाज के दौरान 4 फरवरी को मौत हो गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शहर के गौरव पथ गोंदिया रोड सहित अन्य मार्गों पर सफेद पट्टी से मार्किंग की गई थी,
लेकिन इन पट्टियों को बनाने के दौरान हुए भ्रष्टाचार की वजह से नगरपालिका ने इसका भुगतान रोक दिया। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मई जून 2019 में शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सफ़ेद पट्टियों से मार्किंग की गई थी, जिसमें शहर के मुख्य चौराहे कालीपुतली में जेब्रा लाइन भी बनाई गई थी। लेकिन सफ़ेद पट्टियों की गुणवत्ता कमज़ोर होने की वजह से वह कुछ रोड में उखड़ गई। नतीजा, नगरपालिका द्वारा बाकायदा पट्टी बनाने वाला भुगतान लगभग 19 लाख रुपए रोक दिया गया। नगरपालिका अभियंत्री SK रांगडाले बताते हैं कि शहर की सड़कों पर बनाई गई पट्टियों की गुणवत्ता खराब होने की वजह से भुगतान रोक दिया है और दोबारा पट्टियां बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाने के लिए प्रक्रिया शुरू होते ही नक्सल प्रभावित जिले में सुरक्षा बलों की मांग और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसके लिए बाकायदा प्रशासन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह चुनौती उस समय और बड़ी हो जाती है जब पंचायत चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अधिक मतदान केंद्र की संख्या होती है। आपको बताएं कि दोनों बड़े चुनाव में मतदान केंद्र की संख्या 1600 थी, तो वहीं पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र की संख्या 2050 है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक गांव की स्कूल में अमूमन मतदान केंद्र बनाए जाने के कारण मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिस कारण संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 478 हो गई है। पंचायत चुनाव जैसे ही उसकी डेट्स अभी डिसाइड हो जाएंगी और अनाउंस हो जाएंगी, तो उसके बाद से सभी जो पोलिंग बूथ्स हैं या जहाँ पर लोकेशंस है उनका एक स्टडी किया जाएगा दोबारा से, उनका सेंसिटिविटी एनालिसिस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव में किया है, और उसके आधार पर पूरा बल लगाया जाएगा। जो एक्स्ट्रा फोर्स बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को हमेशा मिलता रहता है वही मिलेगा और उस हिसाब से हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुहैया करेंगे। जिले के कुल 722 पंचायत के सरपंच, 11,592 पंच, 220 जनपद सदस्य और 27 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव करवाए जाने हैं। इसके लिए कुल 11,99,544 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए बालाघाट जनपद क्षेत्र में 242, किरनापुर जनपद क्षेत्र में 244, लांजी में 226, वारासिवनी में 199, खैरलांजी में 202, लालबर्रा में 219, बिरसा में 196, बैयर में 139, कटंगी में 239 और परसवाड़ा में 144 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक बैयर, बिरसा और परसवाड़ा में संवेदनशील मतदान केंद्र चयनित किए गए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या के साथ साथ पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए उनकी सुरक्षा करना भी बड़ी टेढ़ी खीर होगी। बीते चुनाव में शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पुलिस बल लगाया गया था। इस बार चुनाव गांव का है और मतदान केंद्रों की संख्या अधिक है। इसे देखते हुए लगभग 35 से 40 कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किए जाने की योजना बनाई गई है। यही नहीं, सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरा की भी मदद ली जा सकती है। जनवरी माह की तर्ज पर फरवरी माह की शुरुआत भी बारिश और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। 3 फरवरी को आसमान में छाए काले बादल और सर्द हवाएं 4 फरवरी को बारिश के रूप में बरस पड़ी, जिस कारण एक बार फिर तापमान में गिरावट महसूस की गई। दिन भर हुई रिमझिम बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ तो वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दी। खरीफ की फसल में लगाया गया चना, गेहूं और उड़द का उत्पादन प्रभावित होना निश्चित माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 7 फरवरी तक ऐसे ही रिमझिम बारिश का दौर चल सकता है, जिस कारण एक बार फिर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा सोमवार की देर शाम को GIFS अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई, जिसमें बालाघाट के 3 वन मंडल अधिकारियों के स्थानांतरण के नाम शामिल हैं। बालाघाट स्थानांतरण होने वाले अधिकारियों में उत्तर सामान्य वन मंडल अधिकारी SKS तिवारी का तबादला वन मंडल अधिकारी छिंदवाड़ा उत्पादन डॉक्टर AA अंसारी, दक्षिण वन मंडल सामान्य का तबादला वन मंडल अधिकारी उत्पादन खंडवा और KS सुलिया उत्तर उत्पादन वन मंडल अधिकारी बालाघाट का तबादला इंदौर वन मंडल अधिकारी कर दिया गया है। इन 3 IAS अधिकारियों के तबादले के बाद बालाघाट में क्रमशः IFS अधिकारी अनुराग कुमार हरदा से स्थानांतरित होकर दक्षिण सामान्य वन मंडल के वन मंडल अधिकारी होंगे। वहीं गौरव चौधरी उप वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल वन मंडल अधिकारी दक्षिण उत्पादन व मंडल होंगे। इसी प्रकार ब्रजेंद्र श्रीवास्तव पालपुर कूनो वन्य प्राणी वन मंडल शोयपुर से स्थानांतरित होकर उत्तर वन मंडल सामान्य का पदभार संभालेंगे। 2 दिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में LIC के शेयर बेचने की घोषणा का 4 फरवरी को LIC के कर्मचारी अधिकारियों ने विरोध किया। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक कर्मचारी अधिकारियों ने कार्य से निवृत्त रहते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आगामी दिनों में और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लालबर्रा थाना अंतर्गत निवासी एक नाबालिग ने उसका अपहरण कर और दुष्कर्म की घटना की जानकारी देते हुए लालबर्रा पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पीड़िता और उसके पिता ने अपने आप बीती कुछ इस प्रकार से बताई कि खमरिया के ही एक युवक ने बहला फुसला कर अन्यत्र लेकर गया था, जहां उसने उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद वह वापस अपने घर आई। पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद और बयान होने के बाद भी पुलिस आरोपी को बचा रही है। सर, मेरी लड़की, मेरी जो पुत्री है वो आरोपी जितेंद्र उर्फ पिता हीरालाल केंद्रे, उनके लड़के ने मेरी लड़की को ले गया, बलात्कार हुआ एक लड़की का। उसके बाद में पुलिस में जाकर के फिर से रिपोर्ट डाला। रिपोर्ट डालने के बाद में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थाने के चक्कर काट रहा हूँ मैं। ऊपर से पुलिस वाला मेरे को बोल रहा है कि तू अपने रिपोर्ट को उठा ले। वामनकर सर ने मेरे से 10,000 रुपये की मांग किया था, तो मैंने 10,000 नहीं दिया। ऑनलाइन किया तो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में सर यहाँ वारासुनी DOP साहब का जो PA होता है, जो लिखा पढ़ी करता है, वो आधी रात 9 बजे रात तक के मेरे को छुट्टियाँ दिया है। उसके बाद में लड़की को बोलता है कि ये लड़का ने इस लड़के को पहचानो, और मेरे बहन के यहाँ गया। मेरे बहन के यहाँ जाने के बाद में उसने कहा कि अपने केस को उठा ले, तेरे भाई को समझाओ, तेरे भाई को हम पैसा देंगे। अच्छा, ये बताइए, ये घटनाक्रम कब का है? ये सर दशहरे की। दशहरे यानी 2019 में जो दशहरा था, नवरात्रि के समय की? नवरात्रि के समय की बात है। जितेंद्र और उपेश ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसने अपना मौसी के यहाँ ले गया नागपुर। वहाँ से मुझे ट्रेन से ले गया। वहाँ पर मेरे साथ 12 दिनों तक ये बलात्कार किया। ये कब की घटना? सितंबर। उसने अपने साथ लेके गया था, तुम्हारी मर्जी थी कैसे? नहीं, जबरदस्ती लेके गया था। उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा कर लेके गया था। हाँ, शादी का झांसा देकर। शादी का झांसा देकर किया था। क्या उम्र है तुम्हारी? 15 वर्ष। 15 साल की है। तो उसके बाद तुम वापस आई? हाँ। पुलिस लेकर आई थी आपको? नहीं। आप खुद आ गई थी? हाँ। वहाँ से कैसे आई थी? वहाँ से उसी ने छोड़ दिया। उसी ने छोड़ दिया था। अच्छा, अब पुलिस के पास आप क्या मांग कर रहे हैं? उसको सजा होना चाहिए। धमकी वगैरह भी देते हो? धमकियाँ, हाँ, मारने की दिए थी मेरी बहन को। तुम्हारी बहन को? हाँ। तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। वो कहाँ जाती है? स्कूल में ही पढ़ती है। स्कूल में पढ़ती है। लड़की के साथ हुए दुराचार के मामले में पुलिस के ऊपर नाबालिग के परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए कि पुलिस उनकी अनदेखी कर रही है, उनकी रिपोर्ट के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोप काफ़ी गंभीर है। देखना यह है कि इस खबर के बाद बालाघाट पुलिस और लालबर्रा पुलिस प्रार्थी पीड़िता को क्या न्याय दे पाती है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। वारासिवनी थाना परिसर में 4 फरवरी को सुबह कायदी में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक SDM संदीप सिंह, जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाले, SDOP RN परतेती, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश, तहसीलदार कैलाश कन्नौज की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें बस एजेंसी प्रतिनिधियों से चर्चा की गई कि आज सुबह इस प्रकार का जो घटनाक्रम घटित हुआ है वह बस चालक की तेज रफ्तार और अन्य कारणों से हुई है, जिसके लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है।
इसलिए आप सभी अपनी एजेंसियों के चालकों को निर्देशित करें कि वह बस को धीमे चलाएं और बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखें। वहीं अन्य प्रकार के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर बस एजेंसी प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज जैसे सवेरे अपने को पता चला था कि कायदे के पास में नंदन ट्रेवल्स की बस और पवन ट्रेवल्स की बस का कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बस एक्सीडेंट करके साइड में देख लिया गया। तो इसी संबंध में हमने सभी ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया था और इनसे चर्चा हुई। तो इसमें ये समझाइश दी गई कि सवेरे का टाइम जो होता है बस यहाँ से जो बालाघाट के लिए जाती है उसका क्या लास्ट स्टॉपेज बालाघाट है, और अपन इतने स्पीड में बसों को लेके जाते हैं कि जैसे इनके पीछे दूसरी बस लगी रहती है कि वहाँ से सवारी उठाना है, वो कोई भी इशू है नहीं। तो जब आपका आखिरी स्टॉपेज बालाघाट है तो यहाँ से बस को इतनी स्पीड में ना लेके जाए कि हताहत हो। कायदी वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा आबादी का, घना आबादी का एरिया है, और इनकी बसें जो है 100-120 की स्पीड में जाती हैं। तो आज इनको यही समझाई थी गई कि जो 60 की स्पीड है, 60-70 की जो नॉर्मल एवरेज स्पीड है जो बसों की, आप वो फॉलो करें, ना कि 100 की स्पीड में। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वारासिवनी क्षेत्र की 10 सोसाइटियों में धान खरीदी कार्य किया गया था, जो गत 10 दिन पूर्व खरीदी कार्य समाप्त हो गया है, जिसके बाद से केंद्रों में खरीदी की गई धान का परिवहन नहीं किया गया, जिससे सोसाइटी बेहद परेशान है और बरसात के कारण खरीदी गई धान में नमी आ गई है। वहीं धान के कई बोरे नीचे रखे हुए गीले हो गए हैं, जिसके लिए सोसाइटी के जिम्मेदारों के माथे पर चिंता की लकीरें आसानी से देखी जा सकती हैं। इसी कड़ी में वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी में धान का परिवहन गत 2 दिन से किया जा रहा है, जिसमें सोसाइटी के धान को वारा वेयर हाउस में डंप किया जा रहा है। बारिश तो इसके पूर्व में भी हुई थी, तो समिति में पहले से सब त्रिपाल की व्यवस्थाएं कर ली गई है। मतलब पानी आ रहा है तो कुछ तो धान में तो बारिश के कारण भीग ही रहा है। अगर क्या है दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे जो माल परिवहन हो रहा है जो केपों में जा रहा है, केप वालों को भी पता है कि बारिश आई है तो कुछ कट्टी भीगी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ कट्टियों को वापस कर दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो प्राकृतिक आपदा है और विगत 1 हफ्ता पूर्व खरीदी समाप्त हो गई है। अभी समितियों में इतना माल डंप है कि जो आज तारीख तक भी माल का परिवहन हुआ। आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास अभी 14,000 कट्टियां का डंप है। 4 फरवरी को सुबह से बारिश होने के कारण सोसाइटी में रखी धान के बोरे गीले होने के साथ अन्य बोरों में नमी आ गई है, जिसे परिवहन किया जा रहा है, लेकिन गीले हो चुके बोरों को वापस सोसाइटी भेज दिया जा रहा है कि हम इसे नहीं लेंगे, आप इसे सुखा दो। इस प्रकार से गोदाम से 4 फरवरी को 100 बोरी धान रिजेक्ट करके भेज दिया गया, जिसके कारण सोसाइटी के जिम्मेदार चिंता में है कि धान को किस प्रकार से सुखाया जाए और बोरे में लाया जाए। लेकिन हमको इतना बताना पड़ता है जिला उपार्जन समिति को या डीएमओ को, हमारे पास इतनी वैकेंट स्पेस है, उसके आधार पर हम उनको पत्राचार कर देते हैं और बालाघाट से इसका मैपिंग होता है। तो ये कहाँ से धान आ रही है? ये वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी का है, मार्केटिंग वारासिवनी का। बस ये 2 जगह की है, 2 आरिया है। अन्य एतराफ जो गांव है वहाँ से कोई सोसाइटी से नहीं, अभी और किसी का नहीं है। सर लगभग कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर? मेरे पास अभी 1500 MT का जो जिस गोदाम में मैं खड़ा हूँ 12 नंबर में यहाँ पे है, और 500 MT का मेरे पास दीनदयाल। वारासिवनी वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति एक धान खरीदी केंद्र रहा है, जहां पर धान की खरीदी होने के बाद परिवहन नहीं होने से सोसाइटी खरीदी प्रभारी जो थे वो काफ़ी परेशान थे। इस मामले में उन्होंने डीएमओ से संपर्क स्थापित करने के बाद एक व्यवस्था तो बनी कि डीएमओ साहब ने तात्कालिक व्यवस्था के रूप में वारासिवनी के वेयर हाउस में इस धान को शिफ्ट करने के लिए परमिशन ग्रांट कर दी है। हालांकि अभी पूरे क्षेत्र से धान का उठाव अभी भी बाकी है, एकमात्र वारासिवनी नगर की सेवा सहकारी समिति से धान की शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही है। लेकिन अव्वल एक चीज हम ये आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा एक गोडाउन है जहाँ पर एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई है सोसाइटी वालों के लिए कि अचानक बरसात हो जाने की वजह से परिवहन की लापरवाही के द्वारा धान जो है बोरे जो हैं भीग गए हैं, और यहाँ से जैसा कि हमारे को जानकारी मिली कि गीले बोरों को यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जाता है क्योंकि मॉइस्चर जो है दूसरे बोरों में फैल जाता है। इस वजह से उनको रिजेक्शन में डालकर बोरों को वापस सोसाइटी भिजवाया जा रहा है। इसमें सोसाइटी वालों का कहना यह आ रहा है कि हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो रही है क्योंकि ये परिवहन वालों को इसकी सेफ्टी करना चाहिए। अब देखना यह है कि सोसाइटी के लोग इस समस्या से कैसे निजात पाते हैं, क्योंकि वो सहयोग की आस अभी भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वारासिवनी।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा बालाघाट जिले के लिए जारी प्रतीक्षा सूची से मेरिट के आधार पर चयनित पटवारी उम्मीदवारों को नवमी काउंसलिंग व दस्तावेज सत्यापन का कार्य 7 फरवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट में प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से मेरिट के आधार पर चयनित पटवारी उम्मीदवारों को काउंसलिंग में अपनी स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी डिग्री, आयु संबंधी प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं बोर्ड की अंक सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निशक्त जनों द्वारा निशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने पर प्रमाण पत्र और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ लेकर आना होगा। मध्य प्रदेश शासन के मुख्य तकनीकी परीक्षक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने 4 फरवरी को निर्माण विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री को 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। मंडी बोर्ड के निर्माण अधिकारियों को इतवारीगंज बालाघाट में बनाई गई मंडी के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इतवारी बाजार में मंडी निर्माण के दौरान वहां पर आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने मंडी बोर्ड के निर्माण अधिकारियों को नवनिर्मित मंडी में पार्किंग व्यवस्था के लिए अलग से जमीन की मांग करने के निर्देश दिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के कायदे में 2 बसों की टक्कर, 9 यात्री घायल। कक्षा 12वीं का बदला टाइम टेबल, गणित के पेपर की बदली तारीख। आईएफएस अधिकारियों के हुए तबादले, जिले के 3 वन मंडल के बदले अधिकारी। 4 फरवरी को बदला मौसम, बेमौसम बारिश से भीगी हजारों क्विंटल धान। इतवारी बाजार मंडी निर्माण के दौरान पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। लोकसभा विधानसभा से अधिक होगी पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या। और सड़क दुर्घटना में घायल आरक्षक की इलाज के दौरान हुई मौत, मकर संक्रांति के दिन हुआ था हादसा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.